डियर लीगल एस्पिरेंट्स, हरियाणा सिविल जज का एग्ज़ाम होने वाला है 13 नवंबर। आपके पास 1 महीने से भी कम का समय बचा है। अब आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करना, मेंस को थोड़ा सा भी साइड कर दें। इसीलिए सीआरपीसी के हमने टोटल 6 पार्ट्स बनाए हैं जिससे कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। 2x की स्पीड कीजिए, 1.5 कीजिए, जिसमें आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और क्विकली उन वीडियोस को देखिए बेयर एक्ट को रेफर करते हुए। 484 सेक्शंस, 37 चैप्टर्स हैं सीआरपीसी में। उस क्विक रिवीजन में आपके वो सारे कवर हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की। इंडियन एविडेंस एक्ट का वेटेज प्री और मेंस दोनों में सभी एक्ट से ज़्यादा रहता है हरियाणा जुडिशरी में, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। टोटल 11 चैप्टर्स हैं, 167 सेक्शंस हैं, तो इनमें से सबको पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं हरियाणा के और डिफरेंट स्टेट जुडिशरी के, तो उन पे हमें क्विक रिवीजन करेंगे और ये टोटल 3 से 4 पार्ट में रहेगा। ये भी देखिए, क्विक रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार स्टार्ट किया और एक्ट को ख़त्म कर दिया। ऐसे नहीं बताना है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। मेरा टारगेट, हमारी टीम का टारगेट एक ही है यहाँ पे कि आप लोगों तक हम वो क्विक रिवीजन लेकर आएँ जिसमें क्विक रिवीजन के अंदर भी एक आपका मेन रिवीजन हो जाए। सिर्फ क्विक रिवीजन नहीं, ओनली रिवीजन हो। इसको सिर्फ मैं रिवीजन कहूँगा क्योंकि किसी भी इम्पोर्टेंट फैक्टर को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे तो आप अपने आप को ना सब्सक्राइब करने से रोक पाएंगे, ना बार बार वीडियो देखने से। तो देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट की अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे वीडियोस की एक ही रहती है कि प्लीज़ अपने साथ में अपना बेयर एक्ट रखें, आईपीसी, सीआरपीसी भी अपने पास में रखें, हाइलाइटर्स, पेन और कुछ A4 के पेपर्स। अपना जो भी बेयर एक्ट का साइज है उसके साइज से काट लें पहले से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम बताते हैं आप उन्हें नोट करते हैं कहीं रजिस्टर्स में। मान लीजिए आपने यहाँ नोट कर लिया, कहीं पेपर पे नोट कर लिया, उसके बाद नहीं मिलते आपको। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि मान लीजिए यह आपका बेयर एक्ट है, यहाँ पे लिखा है सेक्शन 1 के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको पता लगी, उस वाइट पेपर के ऊपर उसको लिखिए और उसको यहाँ चिपका दीजिए। स्टिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं स्टिक नोट्स लो, क्यों लो भाई? घर में पेपर है ना, एक टेप डिस्पेंसर से ले आइए और इसको बस यहाँ चिपका दीजिए। जब आप सेक्शन 1 पढ़ेंगे तो वेरी क्विकली यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट विद दैट। यू नीड नॉट टू बी इन हरी कि कहाँ जाऊँ, कहाँ देखूँ, कहाँ लिखा था, ढूंढो। ऐसे नहीं करना है। और जो चीज़ें आपको मेमोराइज नहीं होती हैं वो आपकी जो भी आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने दीवार पे चिपका लें, ठीक है। इमोजी, जो आपके इमोजी बनाते हैं ना आजकल बच्चे, वो इमोजी बना लें। मेक इट फनी एज यू कैन, एज पर योर कैरेक्टर, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। नेवर कॉपी द मेथड्स, ऑलवेज बिल्ड योर ओन मेथड्स। चलिए, ये तो होगी पढ़ने की स्ट्रेटेजी की बात। अब बैक टू द टॉपिक, हम बात करने वाले हैं आज इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत पुराना एक्ट है, 1872 का है और इसको जो लिखा था, इसके ड्राफ्टर थे मिस्टर जॉन स्टीफन। तो इट इज़ ड्राफ्टेड बाय हुम? जॉन फिट्जी स्टीफन। और देखिए, उस बंदे ने इसको ऐसा ड्राफ्ट किया है कि इसमें आज तक कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। कोई भी मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। कितने साल हो गए? मोर देन 100 ईयर्स। अभी तक इंडियन एविडेंस एक्ट लगभग वैसे का वैसे है। तो उसकी आप दूरदर्शिता सोच ही सकते हैं। अब मैं जो फैक्ट्स बता रहा हूँ आप उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए जाएं। सबसे पहला हमने बात कर ली कि ड्राफ्टेड बाय हूँ, जॉन स्टीफन। अब इसको क्या है कि 15 मार्च 1872 को ये इस एक्ट को एसेंट मिला था।
यानी कि इसका इनेक्टमेंट डेट अगर कोई पूछता है तो इनेक्टमेंट डेट क्या थी, 15 मार्च 1872। लेकिन इन्फोर्समेंट अगर डेट पूछता है तो इन्फोर्समेंट हुआ था इसका 1 सितंबर 1872। 1872 में एक और एक्ट भी आपका यहाँ पे आया था जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं। कौन सा एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक्ट भी आपका 1872 में आया है और ये भी आपका 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। बस डिफरेंस है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये डेट थी 15 अप्रैल 1872 और ये 15 मार्च को एसेंट मिल गई थी इनेक्टमेंट, और इसकी 25 अप्रैल थी। इन्फोर्समेंट डेट दोनों की सेम है। सबसे पहले आप 3 बेसिक रूल्स को जान लें। बिन बेसिक रूल्स को गोल्डन प्रिंसिपल भी कहा जाता है, गोल्डन रूल ऑफ एविडेंस भी कहते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ एविडेंस। ये गोल्डन रूल ऑफ एविडेंस क्या है, सबसे पहला है कि बेस्ट एविडेंस शुड बी गिवन। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि पूरा एविडेंस एक्ट इन्हीं पे है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये कोई रिवीजन नहीं है तो स्लो क्लास है, पर माय डियर फ्रेंड्स वी विल नॉट लीव एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर। सेकंड है आपका कि एविडेंस गिवन मस्ट बी रिलीवेंट, और थर्ड आपका है कि नो हेयर से एविडेंस, भी सुनी सुनाई बात नहीं चलेगी, नो हेयर से एविडेंस, कोई हेयर से एविडेंस नहीं चलेगा। ये 3 प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनको लिख लें, अपने पेपर पे लिख के सबसे पहले सेक्शन 1 से पहले चिपका लें। सेकंड बात करता है आपका कि एविडेंस गिवन मस्ट बी रिलीवेंट। रिलीवेंसी सेक्शन 5 से लेके 55 तक हम क्या करने वाले हैं, रिलीवेंसी की तो बात करेंगे। भाई हेयर से एविडेंस नहीं लेंगे हम कहीं भी, पूरा सेक्शन इसी एविडेंस इसी की बात करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस, डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32। अब आपने डेट ऑफ इनेक्टमेंट हो गया, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट हो गया, जिन रूल्स पे बेस्ड है वो हो गए। अभी कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इट इज़ विच लॉ, इट इज़ लेक्स फॉरी लॉ। ये लेक्स फॉरी है। लेक्स फॉरी का मतलब क्या होता है कि द लॉ विच गवर्न्स द कोर्ट। ये एक ऐसा कानून है जो कोर्ट्स को चलाता है। जो आपका आईपीसी है दैट इज लेक्स लॉ की, लॉ ऑफ द लैंड, लेकिन इट गवर्न्स द कोर्ट्स, कोर्ट इससे गवर्न होते हैं। आपने नहीं कोर्ट्स का तो क्रिमिनल का सीआरपीसी में दे रखा है, सिविल का सीपीसी में दे रखा है, नहीं। सीआरपीसी और सीपीसी में बता रखा है एविडेंस कैसे लेना है, पर कोर्ट किस तरह डिसाइड करेंगी, किन एविडेंसेस को मानेंगी किन को नहीं मानेंगी, ये सारी बातें ये बताता है आपको। फिर आ जाइए आपकी इसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ लॉ। नेचर ऑफ लॉ में क्या है कि ये प्रोसीजरल लॉ है। कैसा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। अब दूसरी एक क्वेश्चन कई बार आता है, इज द इंडियन एविडेंस एक्ट इज एग्जॉस्टिव। कुछ बुक्स में मैंने देखा कि लोगों ने इसको एग्जॉस्टिव लिख दिया है। डियर फ्रेंड्स, इसकी प्रीएम्बल से बहुत सारे लोग ये कहना चाहते हैं कि ये एग्जॉस्टिव है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूं कि जितने भी लॉ है ना, कोई एग्जॉस्टिव नहीं है एक्सेप्ट लिमिटेशन एक्ट। आपका जो लिमिटेशन एक्ट है 1963, 1 मिनट के वीडियो से इधर उधर मत होना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एविडेंस एक्ट नहीं, बहुत सारे एक्ट के एक साथ आपके क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट क्या एग्जॉस्टिव है, बिल्कुल एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जिसके प्रोविज़न जो है वो मैंडेटरी और कंप्लीट हों, यानी कि द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विच आर मैंडेटरी एंड कंप्लीट। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने राजमाता सिंधिया, भाई सिंधिया फैमिलीज का केस था ये, कहाँ पे हैं ये लोग, ये हैं आपके ग्वालियर में, एमपी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में।
1984 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था कि लिमिटेशन एक्ट 1963 इज अ एग्जॉस्टिव एक्ट। कहाँ के आगे हमने वो भी बता दिया। बट उस पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे सीआरपीसी से बताना चाहता हूँ। सीआरपीसी जब आप देखेंगे तो सीआरपीसी में एक सेक्शन आता है डेफिनेशन क्लोज में 2I, जहाँ डिफाइन किया गया है जुडिशियल प्रोसीडिंग। आप कहेंगे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका भी रीज़न बताऊंगा। क्योंकि एप्लीकेबिलिटी इसी से, देखिए स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आप जो बेस बन रहा है उसको बनाइए। कभी भी डियर लीगल एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, होता क्या है कि हमारा मन करता है कि हम जल्दी से सारे सेक्शन पढ़ डालें, सेक्शंस के प्रोविज़न पढ़ा दो हमें, वो आपको याद नहीं रहेंगे जब तक आप बेस रेडी नहीं करेंगे। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं सीआरपीसी में, हमने अभी रिसेंट में सीआरपीसी ख़त्म किया है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग आर दोज प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट इन विच एविडेंस कैन बी टेकन ऑन ओथ, जहाँ ओथ पे एविडेंस लिया जा सकता है। और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ तक आपका बेसिक सारी चीज़ें हो गई। ड्राफ्टेड बाय हुम, हमने क्या क्या किया कि इसका ड्राफ्टर कौन था, ठीक है, आपकी डेट दोनों, इनेक्टमेंट की, इन्फोर्समेंट की, ठीक है, उसके बाद आपका नेचर ऑफ लॉ, लेक्स फॉरी है, प्रोसीजरल है, नॉट एग्जॉस्टिव, ये सारी की सारी चीज़ें आपने कवर कर ली। अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट की स्ट्रक्चर के बारे में। अब आपका स्टार्ट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। देखिए इंडियन एविडेंस 1872 को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो पार्ट 1 बात करता है, ये बात करता है रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स की, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट। दूसरा बात करता है ऑन प्रूफ, और तीसरा बात करता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द एविडेंस, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। 3 पार्ट में डिवाइड है। नाउ फर्स्ट पार्ट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 चैप्टर्स, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 किसके बारे में बात करता है, ये बताता है आपको प्रिलिमिनरी नेचर, और कुछ नहीं। प्रिलिमिनरी में क्या आएगा, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, सेक्शन 2 आपका जो है रिपील है, सेक्शन 3 में डेफिनेशन क्लोज और सेक्शन 4 में प्रिजम्पशन है, यानी कि सेक्शन 1 से लेके 4 तक। चैप्टर 2 जो है ये रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करेगा 5 से लेकर के सेक्शन 55 तक। यहीं पे जो अब ये तो होगा कि चीज़ रिलीवेंट कैसे होगी। नाउ पार्ट 2 किसके बारे में बात करेगा, पार्ट 2 बनेगा आपका चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 6 चैप्टर हैं इसमें। चैप्टर 3 जो बात करता है कि ऐसे फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव ऑन प्रूफ। भाई किसकी बात पे मान लें, कैसे माने, तो हम कैसे मानेंगे, एविडेंस कितने तरह का होता है, एविडेंस में भी ओरल और डॉक्यूमेंट्री। तो पहले हम वो फैक्ट्स लेते हैं जो विच आर नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, जिनको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। भाई ऐसे कौन से फैक्ट होते हैं, जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स जो होते हैं, जो कोर्ट नोटिस कर लेता है। भाई ऑलरेडी इंडिया में कोई लॉ बना हुआ है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ने बना रखा है, तो जुडिशियली नोटिसेबल, उसको प्रूव नहीं करना है कि आईपीसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है भैया आईपीसी। 4 किसके बारे में बात करेगा, 4 यहाँ बात करेगा आपका ओरल एविडेंस के बारे में। ओरल एविडेंस मीन्स द विटनेस, जो गवाही बोल के दी जाती है। ये आपका आता है 59 से लेके 60 तक, 2 ही सेक्शन है। एंड द चैप्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं कि जब डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस कब ले सकते हैं, कब उनकी कॉपी दी जा सकती है, कब सर्टिफाइड कॉपी दी जा सकती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट किसे कहेंगे। और चैप्टर 6 का बात करेगा एम्बिग्यूटी की। एम्बिग्यूटी क्या होती है कि भाई कहीं पे कोई पेटेंट एम्बिग्यूटी है या लेटेंट एम्बिग्यूटी है, इसी को 91 से 100 तक हम कवर करेंगे।
और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका रहेगा 61 से लेकर 90A तक। पार्ट 3 की यहाँ अलग से बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा था कि प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, भाई जो एविडेंस दिया उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके कितने चैप्टर्स हैं? 7, 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और आपका चैप्टर 11। चैप्टर जो 7 है आपका, ये किसके बारे में बात करता है? ये कहता है कि भाई चीज़ें कैसे प्रूव की जाएंगी। 101 से 114A सारी प्रिजम्पशंस यहाँ पे आ जाती हैं। ये सारा का सारा चैप्टर प्रिजम्पशन से डील करता है मैक्सिमम। प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ठीक है। अब प्रिजम्पशन कैसी होती हैं? फैक्ट की होती हैं कि लॉ की होती हैं, वो हम बात करेंगे। मे प्रज्यूम, सेल प्रज्यूम। चैप्टर 8 जो है ये आपका एस्टॉपेल की बात करता है। अब हमने कहा था कि इसका नेचर प्रोसीजरल है, याद है आपको? वो चीज़ मैंने आपको वहाँ इसलिए नहीं बताई थी कि मैं उसको यहाँ बताना चाहता था कि दिस इज द ओनली पार्ट विच इज सब्सटेंटिव फ्रॉम सेक्शन 115 टू 117। ये 3 सेक्शन हैं जो एस्टॉपेल से डील करते हैं और ये सेक्शन आपके सब्सटेंटिव पार्ट है। पूरा एविडेंस प्रोसीजरल है लेकिन उसका एक चैप्टर, ये हिस्सा इतना, ये सब्सटेंटिव है, इसको याद रखना। चैप्टर 9 बात करेगा कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस की, भी कौन विटनेस बन सकता है कौन नहीं। 118 से 134, 118 से 134 कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, जिसमें आप प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज द एग्जामिनेशन, योर चैप्टर 10 फ्रॉम 135 टू 166। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरी कोर्ट की जहाँ पावर दी गई है, चैप्टर 11 सेक्शन 167, एक ही सेक्शन है। देखिए चैप्टर 7 जो 11 है उसको छोड़ दीजिए, एक ही सेक्शन है। चैप्टर 1 को छोड़ दीजिए, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 ही सेक्शन है भाई। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट है उससे चैप्टर 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो आपको जो मेहनत ज़्यादा करनी है वो चैप्टर 9, 10 और चैप्टर 6 पे करनी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे। अभी हम आते हैं अपने सेक्शन 1 पे, बेयर एक्ट में। जो आपका सेक्शन 1 है, बेयर एक्ट खोल लीजिए। ये बात करता है शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। मैक्सिमम में सेक्शन 1 यही बातें करता है। इस एक्ट को क्या कहते हैं हम? इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं। ये होल इंडिया पे लागू होता है। इट अप्लाइज टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आफ्टर 2019 का जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला हल हो गया था, भारतीय सरकार ने जो हटा दिया जम्मू एंड कश्मीर को, वो उसके बाद अब ये होल इंडिया में एप्लीकेबल है। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में सम्राट एविडेंस एक्ट फॉलो होता था। ये तो है टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी, बट इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग आल्सो। इसीलिए मैंने आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन बताई थी। सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर भी ये लागू होता है। बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, सभी कोर्ट मार्शल पर भी होता है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स। यहीं तक सुन के डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं समझना है। स्टेटमेंट इज दैट इट अप्लाइज टू ऑल द कोर्ट मार्शल्स अदर देन, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, अदर देन जो आपके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके कोर्ट मार्शल्स होते हैं, इन पर लागू नहीं होता। इसमें एक आर्मी का एक्ट है, आर्मी एक्ट, एक एयरफोर्स एक्ट है, 2 नेवी के एक्ट है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट और इंडियन नेवी एक्ट 1934 का। ये इनको छोड़ के सभी कोर्ट मार्शल पे लागू होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू। अब बात करेंगे इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी की। नॉन एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी कहाँ है?
पहले तो हो गया सबसे पहले आपकी कि कोर्ट मार्शल्स, कौन से कोर्ट मार्शल्स, विच आर रिलेटेड विद आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। सेकंड हो गया कि जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन पर भी ये लागू नहीं होता है, प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी आर्बिट्रेटर। और किस पर लागू नहीं होता है, तीसरा आपका लागू नहीं होता है एफिडेविट्स पे। हालांकि आपने ऑर्डर 19 ऑफ सीपीसी पढ़ा था कि वे वहाँ तो एफिडेविट का दे रखा है। इवन आप सीआरपीसी में भी एफिडेविट्स के चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे वारंट की सर्विस के लिए ही सोच लो, जब कोर्ट अदर जुरिस्डिक्शन में करवाता है, इन दैट केस आल्सो एफिडेविट इज कंसिडर्ड एज अ एविडेंस। तो इसका कुछ एक्सेप्शन है एफिडेविट का, केस लॉ के भी बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ बेयर एक्ट में तो नहीं दे रखा हुआ, आपके नोट कर लीजिए कि जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं, ट्रिब्यूनल्स पर भी ये नॉट एप्लीकेबल है, इट इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन द ट्रिब्यूनल्स। अच्छा, ये एफिडेविट पे क्यों नहीं अप्लाई होता, बिकॉज एफिडेविट में क्या होता है कि जो डिपोनेंट्स होता है वो जो अपने स्टेटमेंट उसमें देगा, जो असर्ट करेगा वहाँ पे, वो अपनी पर्सनल नॉलेज पे करेगा, और पर्सनल नॉलेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एविडेंस। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में क्यों नहीं करता है, देखो कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो नेचुरल प्रिंसिपल पे काम करती हैं, नेचुरल जस्टिस पे काम करती हैं, दे आर नॉट बाउंड बाय द लॉ ऑफ एविडेंस। इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस भी है, हाजी इब्राहिम कशम वर्सेस नॉर्दर्न इंडियन ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1951 का केस है ये। सेक्शन 2 रिपेल हो गया था, बट इतना याद रखना कि सेक्शन 2 कब रिपेल हुआ था, इट इज रिपेल्ड बाय रिपीलिंग एक्ट ऑफ 1938 अलोंग विद स्केड्यूल। इसमें एक स्केड्यूल भी था पहले, उस स्केड्यूल के साथ इसको हटा दिया गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 3। एमसीक्यू के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे सेक्शन 3। देखिए सेक्शन 3 जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, और सेक्शन 3 में अगर देखा जाए तो टोटल 10 डेफिनेशन यहाँ दी गई है। इन 10 डेफिनेशन में से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन उन पे हम डिस्कस करेंगे, और जो एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे। देखिए सेक्शन 3 सबसे पहले डेफिनेशन जो यहाँ पे आती है वो आती है कोर्ट की। कोर्ट का मतलब क्या होता है, कोर्ट मीन्स कि कोर्ट कोई बिल्डिंग वाली बात नहीं कर रहा, कोर्ट इंक्लूड करता है सभी जजेस को, ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, जितने जज और मैजिस्ट्रेट होते हैं, हु आर ऑथराइज टू टेक द एविडेंस इन लॉफुल मैनर, लीगली जो ऑथराइज है। बट जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, यहाँ से एमसीक्यू उठाएगा। क्लियर होगी। अब आ जाइए एविडेंस। देखिए एविडेंस की जो डेफिनेशन होती है कि एविडेंस वो है जिसके द्वारा आप चीज़ों को प्रूव कर रहे हो। प्रूफ ये दो तरह से हो सकता है, एक ओरल हो सकता है और एक आपका डॉक्यूमेंट्री हो सकता है। दो ही तरह के एविडेंस हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट में बताए गए हैं। ओरल एविडेंस क्या होता है आपका, ओरल एविडेंस वो है जो कि विटनेस के द्वारा, गवाह के द्वारा डायरेक्ट दिया जाता है। ठीक है, इसका प्रोविज़न कहाँ से कहाँ दिया गया है, जब आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे सेक्शन 59 और 60, दो ही सेक्शन है ओरल एविडेंस के, एंड चैप्टर 5 फ्रॉम 61 टू 90A ये डील करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आल्सो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अब आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से आपका एमसीक्यू क्या बन सकता है। डॉक्यूमेंट में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो डॉक्यूमेंट में है वो क्या है यहाँ पे कि इट इज़ अ मैटर एक्सप्रेस्ड ऑन एनीथिंग, किसी भी ऐसे सब्सटेंस के द्वारा किसी भी उस पर कैसे, बाय लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, इनमें से या 2 या 3 सभी मिला के कोई भी अगर एक तरीके से किसी भी चीज़ सब्सटेंस पर कोई मैटर एक्सप्रेस किया गया है, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट। और राइटिंग, कुछ लिखा हुआ लेख है, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट।
जो वर्ड्स प्रिंटेड होते हैं, लिथोग्राफ्ड होते हैं, फोटोग्राफ्ड होते हैं, वो डॉक्यूमेंट है। मैप और प्लान डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। ए कैरिकेचर इज एन डॉक्यूमेंट। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में आती हैं। तो ये इलस्ट्रेशन भी देख लें और डॉक्यूमेंट डेफिनेशन भी देख लें। फिर आते हैं हम फैक्ट के ऊपर। व्हाट इज़ फैक्ट? फैक्ट वट एवर यू कैन सी, इसको नाउन की तरह याद कर लो कि जो कुछ आप समझ सकते हो, देख सकते हो, वो सब फैक्ट है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाई सेंस, दैट इज अ फैक्ट। ये दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं फिजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट्स को टेंजिबल फैक्ट्स भी कहते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है विच आर टचेबल, जिनको आप टच कर सकते हो। किसी भी चीज़ का स्टेट ऑफ थिंग क्या है, रिलेशन ऑफ थिंग क्या, एनीथिंग जिसको आप फिजिकली देख सकते हो वो आपका फिजिकल फैक्ट है। और जिनको नहीं देख सकते वो आपके साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इनटेंजिबल फैक्ट, जिनको आप टच नहीं कर सकते। किसी के मन की जो दशा है, दिमाग के हालात हैं, कोई अनसाउंड माइंड है, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू को बोला जाता है फैक्टम प्रोबेंडम। फैक्टम प्रोबेंडम बोलते हैं। फैक्टम प्रोबेंडम को याद करने का बहुत एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कोई भी फैक्ट विच शो द राइट, लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, ऐसा कोई फैक्ट जो इनका क्या दिखा, इन तीन चीज़ों को याद रखना है। इनका क्या दिखाए आपको, एग्जिस्टेंस दिखाए कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। राइट एग्जिस्ट करता है, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, या एग्जिस्ट नहीं करती हैं, नॉन एग्जिस्टेंस दिखाए, या फिर इनके नेचर के बारे में बताए, या फिर इनके एक्सटेंट के बारे में बताए। ऐसे सारे के सारे फैक्ट क्या होते हैं, फैक्ट इन इशू कहते हैं। फैक्टम प्रोबेंडम आर प्रूव्ड बाई फैक्टम प्रोबेंस and your relevant fact are the factum probens and whatever facts are related with these all are your relevant facts। इन सबको relevant fact कहा जाता है। अब आ जाइए प्रूव्ड पे। प्रूव्ड सिंपल सी एक बात कह रहा है कि भाई कोई भी प्रूडेंट मैन, यानी कि एक ठीक ठाक दिमाग का आदमी अगर किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को मान ले कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है, तो कोर्ट भी मान लेगा कि वो एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज प्रूव्ड। अगर प्रूडेंट मैन भी नहीं मानता है तो कोर्ट भी नहीं मानता, डिसप्रूव्ड। और जो ना प्रूव्ड है ना डिसप्रूव्ड है वो आपका नॉट प्रूव्ड है। इंडिया कहाँ डिफाइंड है, CRPC में 2KF में, CPC में 2का 7B, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ पे, आर्टिकल 1, और इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 18। इन सब जगह पे इंडिया की डेफिनेशन है, इंडिया मीन्स फुल टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो कुछ टर्मिनोलॉजी ऐड की गई थी सेक्शन 3 में ही, वो टर्मिनोलॉजी आपकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड थी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये IT एक्ट जो 2000 आया था तब जाके चीज़ें ऐड हुई थी। ये तो था इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसका डिटेल्ड वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसमें आपका, जज की डेफिनेशन में पूछ सकता है कि किसको इंक्लूड करता है, किसको एक्सक्लूड करता है। अब आ जाइए प्रिजम्पशंस पे। पूरा का पूरा एविडेंस एक प्रिजम्पशन पे। हम थोड़ा सा प्रिजम्पशन को समझेंगे। सेक्शन 4 वैसे इसके बारे में बात करता है, सेल्फ प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। लेकिन एक बार प्रिजम्पशन को समझ लीजिए। देखिए प्रिजम्पशन दो तरह की होती है। एक होती है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और दूसरी होती है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है वो हमेशा ही रिबटेबल नेचर की होती है, जबकि आपकी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है ये रिबटेबल भी हो सकती है और इरिबटेबल भी हो सकती है। रिबटेबल होता है खंडनीय, जो रिबटेबल होती है उसको हम कहते हैं मे प्रिज्यूम। क्या बोलते हैं, मे प्रिज्यूम। और जो रिबटेबल होती है बट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हो और रिबटेबल हो, दैट विल बी योर मे प्रिज्यूम। लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में अगर रिबटेबल है तो उसको कहा जाएगा सेल्फ प्रिज्यूम।
और अगर इर्रिवर्टेबल है तो क्या कहेंगे, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी कहाँ बताई गई हैं, सेक्शन 4 में बताई गई है। सेल्फ प्रिज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ एंड मे प्रिज्यूम। अब प्रिजम्पशन का ही पूरा खेल है इंडियन एविडेंस एक्ट में। देखिए मे प्रिज्यूम कहाँ पे है, सबसे पहले हालांकि सेल्फ प्रिज्यूम स्टार्ट होता है। सेल्फ प्रिज्यूम कहाँ से कहाँ शुरू होता है, अगर आप सेल्फ प्रिज्यूम को देखेंगे तो सेक्शन 79 से लेके 85C तक आपका सेल्फ प्रिज्यूम दिया गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। अगेन 89 आ जाता है, फिर 111A, देन 113B एंड 114A। ये सारी की सारी जो है आपकी सेल्फ प्रिज्यूम है। जबकि मे प्रिज्यूम में आता है आपका 86 से लेकर 88 तक, देन योर 90A, 114, 113A, ये सारे सर, और 88A भी है। ये सारी मे प्रिज्यूम है, ये सारी सेल्फ प्रिज्यूम है। और कॉन्क्लूसिव प्रूफ सिर्फ यहाँ पे 3 ही दे रखे हैं। 41 जो जजमेंट की बात करता है, 112 जो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की बात करता है, एंड 113 जो कि सीजेशन ऑफ टेरिटरी की बात करता है। यानी कि इनके लिए ना तो पार्टी ये कह सकती है कि भाई ये गलत है, और ना ही कोर्ट इसको गलत मानेगा। मे प्रिज्यूम में पार्टी भी कॉन्ट्रैरी प्रूव कर सकती है और कोर्ट भी नहीं मानेगा, वो भी एविडेंस मांग सकता है। सेल्फ प्रिज्यूम में कोर्ट आपकी बात से एग्री हो जाएगा, लेकिन पार्टी उसको कॉन्ट्रैरी डिसप्रूव कर सकती है। समझ गए इस चीज़ को आप। ये मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिलीवेंसी और एडमिसिबिलिटी में एक फ़र्क समझ लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है सेक्शन 5 से लेके 55 तक वो रिलीवेंसी की बात करता है। द रिलीवेंट फैक्ट आर दोज फैक्ट विच आर टोल्ड रिलीवेंट बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट फ्रॉम सेक्शन 5 to 55। देखिए रिलीवेंसी हमेशा लॉजिक और प्रोबेबिलिटी पे होती है, बट एडमिसिबिलिटी इस पे डिपेंड नहीं करती। लॉजिक और प्रोबेबिलिटी रिलीवेंसी में होती है, एडमिसिबिलिटी में नहीं होती। एडमिसिबिलिटी जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ पे फॉलो होती है, और स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ कहाँ दे रखे हैं आपके, इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखे हैं। अब देखिए सेक्शन 5 एक सीधी सी सिंपल सी बात कह रहा है कि जो भी कुछ आगे सेक्शन 6 से लेके 55 तक दे रखा है वही आपका रिलीवेंसी बताएगा, वही फैक्ट रिलीवेंट होंगे। पहले आपको रिलीवेंसी प्रूव करनी है, तब आपको फैक्ट प्रूव करने हैं। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू और सच अदर फैक्ट एज हेयरइन आफ्टर डिक्लेयर्ड बाय दी बी रिलीवेंट एंड नो अदर। सिर्फ रिलीवेंट फैक्ट देना है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाती है आपका एक्सप्लेनेशन। भाई क्योंकि ये सेक्शन ठीक है रिलीवेंट दे सकते हो, बट shall not enable any person to give evidence of a fact। भाई किसी ऐसे फैक्ट का जिसके लिए वो डिसइंटाइटल्ड है टू प्रूव द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर में जब आप ऑर्डर 7 के रूल 14 पे जाएंगे, ठीक है, तो रूल 14 में कहा गया है कि जब प्लेंट के साथ आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, लेकिन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया कोर्ट आपको बाद में परमिट नहीं करेगा। जब आप रूल 14 का सब क्लोज 3 पढ़ेंगे तो वहाँ उसको एविडेंस में लेने से मना कर दिया है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। इट मीन्स व्हाट, कि अगर किसी लॉ ने स्टैच्यूट ने मना कर दिया तो आप नहीं दे सकते। इसके एक्सप्लेनेशन जो इलस्ट्रेशन है वो देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। अब यहाँ पे क्या है, क्या क्या फैक्ट जो है वो इशू में बन सकते हैं। ए ने उसको पीटा, बिल्कुल भाई, ए ने कि उसकी डेथ हुई ऐसे पीटने से, और एक इंटेंशन थी उसको डेथ करने की। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके रिलीवेंट फैक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे। रेस जेस्टे का एक तो मीनिंग ही एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो थिंग्स डन, इंडियन एविडेंस एक्ट की पहली डॉक्ट्राइन है ये, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे। ये रिलेवेंसी ऐसे फैक्ट की बात करती है जो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है, यानी कि
जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो। सेम ट्रांजैक्शन का कैसे पार्ट है कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ 10:10:42 पे, देन अब भाई इससे कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक जो घटनाएं इसके आसपास घटी हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। ये यही कह रहा है कि द फैक्ट्स दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रिलीवेंट, और ऐसे फैक्ट रिलीवेंट होंगे। किसी लड़की के साथ यहाँ पे मर्डर हुआ है उसका, और उसके चिल्लाने की आवाज़ यहाँ किसी ने सुनी है, तो ये चिल्लाना और उसका सुनना ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। बट द टाइम गैप शुड नॉट बी दैट मच द फैब्रिकेटिंग इज अलाउड। इतना टाइम गैप वहाँ पे नहीं होना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस में कुछ केस लॉ डिस्कस करूँगा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। देखिए डॉक्ट्राइन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। मैंने जैसे कहा कि आपको फैब्रिकेशन का समय नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे ये लड़की का गला काट दिया जाता है और वो बाहर आके बोलती है कि ओ आंटी सी व्हाट हैज़ डन विद मी, बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, क्योंकि जब गला काटा जा रहा था तब नहीं चिल्लाई, तब घर में किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। दूसरी चीज़, सर्कमस्टांशियल जो फैक्ट्स होते हैं ना, जैसे कहीं भी कोई इंसिडेंट है उसके जो सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स होंगे वो सारे आपके रेस जस्टिस का पार्ट होते हैं। जैसे कि अब केस नोट कर लीजिएगा, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। हालांकि इस केस को रिलेवेंट माना गया था डाइंग डिक्लेरेशन में भी, जब उस लड़की का रेजर से गला काट दिया जाता है अब्दुल्ला के द्वारा और वो अपनी मदर का हाथ पकड़ के साइन के द्वारा अपने डाइंग डिक्लेरेशन देती है। उसके अलावा रैटन वर्सेस क्वीन, रैटन वर्सेस क्वीन, ये सारे केस लॉ नोट कर लें। दूसरा यहाँ पे एक केस था RM मलखानी। ये केस दो तरह से इंपॉर्टेंट है। RM मलखानी केस 1973 का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कहा गया था कि देखिए पहली बात तो फर्स्ट टाइम द टेप रिकॉर्डेड आर यूज्ड एज एन एविडेंस इन दिस केस। दूसरा यहाँ पे क्या है, जो टेप रिकॉर्ड है वो इलीगल वे से ली गई थी। पुलिस ने इलीगल तरीके से, टेलीग्राम जो टेलीफोन एक्ट था उसके हिसाब से वो नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इलीगल वे से लिया था। तो कोर्ट ने कहा था इट डजेंट मैटर कि एविडेंस कैसे लिया गया, और यहाँ पे जो टेप रिकॉर्डिंग थी दोज आर रिलीवेंट इन डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस। अब यहीं पे एक एक्सेप्शन भी आती है, सेक्शन 6 इज एक्सेप्शन टू हेयर से एविडेंस। हमने बेस्ट एविडेंस रूल में कहा था नो हेयर से एविडेंस रूल। अब क्या आती है देखो, इसी के लिए आर वर्सेस फोस्टर का केस आपको पढ़ना पड़ेगा। आर वर्सेस फोस्टर में क्या है कि इसने एक तेज स्पीड से जाती हुई कार को देखा। ये कार यहाँ पे थी, ये बहुत ही स्पीड में जा रही थी इधर, ठीक है। इस तेज स्पीड को जाते हुए इस व्यक्ति ने यहाँ देखा। थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ पे इसने रोड पे किसी एक घायल व्यक्ति को देखा जिसका रोड पे एक्सीडेंट कर दिया गया है, और इसको ये कार जाती हुई दिखाई दी। इसने कार को भले ही ना देखा हो कि इसी कार ने एक्सीडेंट किया है, बट इतने बीच में कोई और आके तो कर नहीं सकता। स्पीडी व्हीकल को देखा गया और ये यहाँ तक गया, तो यहाँ पे कहा गया कि इट इज़ एन एक्सेप्शन टू हेयर से एविडेंस, और डॉक्ट्राइन ऑफ जस्टिस में इसका एविडेंस लिया गया था। भी सुनी सुनाई तो बात थी, देखा देखी बात थी, एक्चुअल जो होता है वो तो नहीं देखा। तो ये एक्सेप्शन आ जाता है, और सेक्शन 32 भी इसका एक्सेप्शन है, इसको भी याद रखें, हेयर से एविडेंस के एक्सेप्शन। इसके इलुस्ट्रेशन जरूर देख लें। स्पेशली मैं कहूँगा कि इसका जो इलुस्ट्रेशन है आपका A, B, C और D, चारों इंपॉर्टेंट है। A इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ B बाई बीटिंग। भाई A ने B को पीट पीट के मार दिया, तो चारों तरफ जो लोग खड़े थे उन्होंने जो देखा या जो कहा, या उन दोनों के बीच में शॉर्टली बिफोर और आफ्टर जो कुछ हुआ वो क्या है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, तो रिलीवेंट हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि उसका वहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है। मान लीजिए ए ने इंडिया के खिलाफ कोई ऐसा, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ क्या किया है, ही इज़ वेजिंग वॉर, और उसने आर्म्ड इंक्रेशन में
भाई डिस्ट्रॉय हो गया, ट्रुप्स मारे गए, उसने कहीं से हथियार अवेलेबल कराए थे, तो ये सब क्या है, एक ट्रांजैक्शन है, भले ही अलग अलग जगह पे हुई हो, चाहे सब जगह ए प्रेजेंट हो या ना हो। ए ने बी को शू किया फॉर लाइबल कंटेन्ड अ लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंस, letter between the parties relating to subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained। तो जो लेटर्स उनके आपस में लेने देने हुए थे वो सारे के सारे रिलीवेंट हो जाते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन इसके सारे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं सेक्शन 7 पे। देखिए सेक्शन 7 में 3 चीज़ें हैं। पहली है ओकेजन, फिर है कॉज और उसका इफेक्ट। जो ओकेजन और कॉज हैं ये प्रोवाइड कराते हैं अपॉर्चुनिटी। कोई ऐसा ओकेजन और कॉज जो फैक्ट एंड इशू के होने की अपॉर्चुनिटी पैदा करता है, समझिएगा इस चीज़ को। कोई भी ऐसा ओकेजन कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपए थे, मैं मेले में गया, मैंने सबको दिखाया, तो आई प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, आई क्रिएट एन ओकेजन। तो ये दोनों की दोनों जब फैक्ट इन इशू, अगर कोई ने मुझसे वो लूट लिए, मेरे साथ लड़ाई हुई और मुझसे लूट लिया किसी ने, तो ऐसे जो है वो रिलीवेंट फैक्ट हो जाते हैं। मैंने किसी को दिखाए थे थर्ड पर्सन, उसको दिखाना क्या हो गया, रिलीवेंट हो गया। दूसरी चीज इफेक्ट, ए और बी के बीच में आपस में खूब सारी लड़ाई हुई, तो ग्राउंड पे जो मार्क्स बने, जो निशान बने, जिनकी लड़ाई से जो तोड़फोड़ हुई, वो क्या है, दैट इज द इफेक्ट। वो सब क्या है, इफेक्ट हो जाएगा। एक केस आया था इसमें आर वर्सेस रिचर्डसन, आर वर्सेस रिचर्डसन का एक केस है। यहाँ पे लड़की कॉटेज में अकेली थी और उसका मर्डर कर दिया। अकेला होना क्या है कॉटेज में, ये क्या क्रिएट कराता है, इट गिव्स एन ओकेजन एन अपॉर्चुनिटी टू द रॉन्ग डूअर। तो ऐसी चीजें क्या है यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएंगी, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट। एंड व्हाट दे प्रोवाइड, दे प्रोवाइड दी अपॉर्चुनिटी। किसको अपॉर्चुनिटी कराई, रॉन्ग डूअर। इसके भी इलस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा एक बार, इलस्ट्रेशन किसी का मिस नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, इलस्ट्रेशन आपको सबके पढ़ने हैं। फिर आते हैं सेक्शन 8 पे। देखिए मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव और प्रिपरेशन किसी भी ऐसे फैक्ट का, या जो रिलीवेंट हो या फैक्ट इन इशू हो, यानी कि या तो फैक्ट इन इशू के लिए आपका मोटिव या प्रिपरेशन, या किसी रिलीवेंट फैक्ट के लिए। और कंडक्ट ऑफ पार्टी, और उसका या तो पार्टी या कंडक्ट और एजेंट का कंडक्ट, टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू दी सच सूट और प्रोसीडिंग। देखिए सिविल जब मामला होता है, सिविल केस में, सिविल केस में जो है कंडक्ट होता है पार्टी और एजेंट का। पार्टी और जो एजेंट की बात कर रहा है, ये कर रहा है सिविल केस की बात। और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट देयर टू एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज सब्जेक्टेड ऑफ द प्रोसीडिंग। यहाँ पे ये आपके एक्यूज्ड और विक्टिम के कंडक्ट की बात कर रहा है, क्रिमिनल केस की बात कर रहा है। क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड का कंडक्ट है, सिविल केस में पार्टी और एजेंट का कंडक्ट है। चाहे वो प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट हो, वो रिलीवेंट हो जाता है। जैसे कोई कन्फेशनल एफआईआर में जब हम सीआरपीसी पढ़ रहे थे, तो जो कन्फेशनल एफआईआर होती हैं, दोज आर रिलीवेंट अंडर दी सेक्शन 8 एज ए कंडक्ट। वो कंडक्ट के तौर पे होती हैं। अब मान लीजिए जैसे ए ने क्या किया, बी को मर्डर करने की कोशिश की ए ने, कैसे, पॉइजन देके। अब मान उसने जस्ट उससे पहले क्या किया, पॉइजन खरीदा, वो क्या हो गई, वो उसकी प्रिपरेशन हो गई। पहले मोटिव आया, मोटिव के बाद प्रिपरेशन की, और फिर उसका जो कंडक्ट था, चाहे उस एक्ट के होने से पहले बाद में, भाई ए ने बी को मारा जहर देके, उसके बाद वो गाँव से भाग गया, दिखाई नहीं, ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया। इस तरह की सारी चीज़ें रिलीवेंट हो जाएंगी। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट अनलेस दो स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ वो सुनिए आप। क्या साइलेंस भी कंडक्ट हो सकता है? दोनों एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। साइलेंस बताइए कब कंडक्ट हो सकता है, तो इसके लिए आपको एक इलस्ट्रेशन जी पढ़ना पड़ेगा इसका।
यहाँ बी तक ही लिखा है, इसका इलस्ट्रेशन जी पढ़िए, आप डायरेक्ट खोलिए। द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी, ए ने बी को पैसे देने दे भाई, ठीक है। ए ने पैसा पूछा सी से कि पैसे दे दो, और मान लो इसको आपका फ्रेंड है ही, आपने इसको बोला कि उसको पैसे मत देना, वो बहुत बेकार आदमी है, और ये चुपचाप चला गया। वेयर ही इज बाउंड टू स्पीक, उसने कुछ नहीं बोला, तो साइलेंस, चला जाना क्या है उसका, हाँ ठीक है भाई, ओके। आपने किसी से पैसे मांगे और सामने वाले ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो आप क्या समझोगे, हाँ भाई दे देगा। इट मीन्स एट सच सिचुएशन योर साइलेंस बिकम्स द कंडक्ट, आपका साइलेंस ही कंडक्ट बन जाता है। अब सेक्शन 9 पे आ जाते हैं। देखिए सेक्शन 9 में फैक्ट आर रिलीवेंट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को बताने के लिए इस फैक्ट की जरूरत है। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, टीआई परेड। ऐसे फैक्ट्स रिलीवेंट होंगे जो नेसेसरी हैं किसी दूसरे फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, या फिर एक इन्फेरेंस को सपोर्ट करते हो या रिबट करते हो, ऐसा एक सुझाव आपको देते हो, जो फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट्स के द्वारा। तो टीआई परेड इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सीआरपीसी में सेक्शन 54A जो है, ये आपका सीआरपीसी का, उसका टीआई परेड का कंप्लीट आपको प्रोसीजर बताता है टीआई परेड में। अब ये टीआई परेड का पूरा मेथड ऑफ टीआई परेड, और क्या प्रोसीजर होना चाहिए, प्रोसीजर बताया गया है। वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको अभी हम स्लाइड में नहीं पढ़ेंगे, ये जो हमारी एक्सप्लेन्ड क्लास है, डिटेल्ड क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सेक्शन 10 बात करता है कॉन्स्पिरेसी की। कॉन्स्पिरेसी 120A और 120B ऑफ इंडियन पिनल कोड। किसी कॉमन डिज़ाइन को लेके जब कॉन्स्पिरेसी होती है तो उनके बीच में जो भी चीज़ें बनेंगी, ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक रीजनेबल ग्राउंड होता है। एक रीजनेबल ग्राउंड अगर कहीं पे है, कि क्या रीजनेबल ग्राउंड है, कि किसी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, 2 और मोर पर्सन ने मिलके कॉन्स्पिरेसी की है टुगेदर, एक ऑफेंस करने के लिए, एक एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए, लेकिन एक कॉमन इंटेंशन के साथ। इंटेंशन यहाँ पे कॉमन थी, तो वहाँ पे एनीथिंग सेड और डन और रिटन बाय एनीवन, और अबाउट किस चीज़ के बारे में, अबाउट देयर कॉमन इंटेंशन, तो उसमें क्या है कि वो चीज़ वहाँ पर रिलीवेंट हो जाएगी। यहीं से एक चीज़ निकल के आती है, थ्योरी ऑफ एजेंसी। थ्योरी ऑफ एजेंसी में केस नोट कर लेना, सरदुल सिंह वाला, सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये थ्योरी ऑफ एजेंसी का केस पूछा जा सकता है। थ्योरी ऑफ एजेंसी किस सेक्शन में है, सेक्शन 10 में है। कौन सा केस है, सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब इलस्ट्रेशन देखिए कि रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है कि ए ने ज्वाइन किया है कि कॉन्स्पिरेसी में टू वेज वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बी ने क्या किया, आर्म प्रोक्योर किए कहाँ पे, यूरोप में। सी ने पैसे इकट्ठे किए कलकत्ता में। डी ने लोगों को जोड़ा मुंबई में कि भाई चलो एक साथ मिलो। ई ने क्या किया, पब्लिशिंग की इसके फेवर में, भाई आगरा में कहीं पे उसने फेसबुक पे, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे इसके फेवर में। एफ ने क्या किया कि दिल्ली से जी तक, काबुल पैसे पहुंचाए, जो सी ने इकट्ठे किए थे पैसे पहुंचाए किसने। एक मूवी की स्टोरी देखिए आप पूरी। तो यहाँ पे जो चीज़ें इन्होंने, इनमें से किसी ने भी कही, की, करी, वो सारी की सारी सेक्शन 10 में रिलीवेंट हो जाएंगी। इसको मैं एक बड़े अच्छे केस से जरूर समझाऊंगा आपको। मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर, एम्परर है ये, एन नहीं है, सॉरी। मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर में क्या हुआ था, इसके ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। भाई अली असगर का मेहर ताज़ा के साथ विवाह हो जाता है, दे आर मैरिड कपल लिविंग हैप्पीली लाइफ। लेकिन मेहर ताजा जी बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उनका पहले का एक प्रेम था। वो प्रेम जो मेहर ताजा को किससे था, वो मिर्जा अकबर से था।
अब इन्होंने मिर्जा अकबर और उसके एक फ्रेंड के साथ मिलके बोले कि अली अस्कर को रास्ते से हटाते हैं और अपना प्रेम जगाते हैं। उसके फ्रेंड का नाम था उमर शाह। इन दोनों ने मिलके इसके साथ, ठीक है, ये पूरी एक 3 लोगों की तिकड़ी बन गई और उन्होंने अली अस्कर को मार दिया, गोली मार दी उमर शाह ने। मेहर ताज़ा घर से पैसे निकालती है, मिर्ज़ा अकबर हथियार अरेंज करता है और उमर शाह उसको गोली मार देता है, अली अस्कर को। इसको अली अस्कर बेचारा मारा जाता है। मेहर ताज़ा के और मिर्ज़ा अकबर के बीच के जो लव लेटर थे, जिनमें इस तरह की बातें लिखी हुई थी कि तुम ऐसा कर दो, अली अस्कर को रास्ते से हटा दो, ठीक है, इन तीनों के द्वारा जो भी लिखा गया, कहा गया, सुना गया, इसने हथियार प्रोक्योर किए, ये सारी की सारी चीज़ें सेक्शन 10 में रिलीवेंट हो जाएंगी, बिकॉज दे डन ए कॉन्स्पिरेसी अंडर इंडियन पिनल कोड। और यहाँ इन तीनों को सजा मिली थी, प्यार का अंजाम बुरा। ये सेक्शन 10 था। अब सेक्शन 11 है प्ली ऑफ एलिबाई। कोई प्ली ऑफ एलिबी कहता है, कोई एलिबाई कहता है, आप कुछ भी कहिए, याद रखिए बस प्ली ऑफ एलिबी है। ऐसे इनकंसिस्टेंट फैक्ट हैं जो या तो हाईली प्रोबेबल होते हैं या इम्प्रोबेबल फैक्ट्स होते हैं। हाईली प्रोबेबल मीन्स व्हाट, कि कलकत्ता में मैं था और दिल्ली में मेरे खिलाफ अपराध आरोप लगा कि मैंने वहाँ किसी को मार दिया, बट जिस टाइम मारा मैं कलकत्ता में था। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कम देयर एंड टू किल एंड गो बैक। मैं तो वहाँ किसी पार्टी में था, कहीं पुलिस स्टेशन में था, कहीं पे था, मैंने प्रेजेंस प्रूव कर दी। आई वॉज समवेयर एल्स। ये आपकी प्ली ऑफ एलिबी है। देखिए सेक्शन 11 फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट आर रिलीवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। तो उस केस में क्या है, ये थ्योरी ऑफ इनकंसिस्टेंसी पे चलता है। देखिए इस टाइप के वर्ड ना बेशक तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन ये वर्ड कहीं ना कहीं से पूछे जा सकते हैं। बट थ्योरी ऑफ इनकंसिस्टेंसी कहाँ है, प्ली ऑफ एलिबी कहाँ है, सेक्शन 11 में है। और कुछ कहते हैं कि क्या सिविल नेचर पर लगता है, तो जस्टिस विगमोरे ने बोला था कि इट अप्लाइज टू द सिविल केसेस आल्सो एंड इट इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस। इट इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस, एविडेंस का एक रूल है। सबसे फेमस केस है इसका दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981। अब पंचायत हुई थी यहाँ पे, तो भाई जहाँ पे इसने कहा कि मैं तो पंचायत में था तब वो ऑफेंस हुआ, लेकिन वहाँ से मुश्किल से 400 यार्ड था, तो भाई 400 यार्ड जाके मार के आ जाना, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, दिस इज़ हाईली प्रोबेबल। या फिर कोई कहे कि नहीं जी यहाँ से तो 1000 किलोमीटर दूर जा किसी को मारा है, तो वो हाईली इम्प्रोबेबल हो जाता है। ऐसे ही फैक्ट्स को प्ली ऑफ एलिबी कहा जाता है। बहुत डिटेल में इस टॉपिक समझने लायक है। मैं कहूँगा कि इसका वीडियो आप ज़रूर देखें, इंडियन एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसके इलुस्ट्रेशन आप सारे देखें। जैसे क्वेश्चन है कि क्या ए ने एक क्राइम किया कलकत्ता में उस सर्टेन डे। अब द फैक्ट क्या है कि ऑन दैट डे ए वाज एट लाहौर, वो लाहौर में था, उस टाइम की बात है। आज तो पॉसिबल है भाई, तब तो इंडिया एक ही था, अखंड भारत के समय की बातें हो रही हैं। And the fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable। यानी कि आपको दो चीज़ ऑब्जर्व करनी है जब भी कोई इलस्ट्रेशन पूछा जाए, क्या वो चीज़ हाईली प्रोबेबल है या हाईली इम्प्रोबेबल है। अगर वो इम्पॉसिबल है तो प्ली ऑफ एलिबी एक डिफेंस के तौर पे ली जाती है बाय द एक्यूज्ड पर्सन, जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगा है वो इसका लेता है। द सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि जो क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड आइदर बाय ए बी सी डी एंड एवरी फैक्ट विच शोज दैट द क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय नो वन एल्स एंड दैट इट वाज नॉट कमिटेड बाय ईदर बी सी और डी इज रिलीवेंट। तो उस टाइम पे वो रिलीवेंट हो जाएगा। अब कौन कर सकता है, इट कैन बी रेज्ड बाय एक्यूज्ड पर्सन, प्ली ऑफ एलिबी में याद रखना है। इट इज़ अ डिफेंस टेकन बाय द एक्यूज टू प्रूव हिज इनोसेंस। जनाब मैंने ये गलत अपराध नहीं किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अंडर सेक्शन 103 एक्यूज्ड पे होगा। भाई सीधी सी बात है, जो डिफेंस ले रहा है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। अंडरस्टूड। ये आपका सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबी है। इस लैटिन मैक्सिम को नोट कर ले
ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ई क्वी नॉन नेगेट इनकम्बाइट प्रोबेशन, भाई ये बड़ी लैंग्वेज ज़बरदस्त है। हु क्लेम्स नीड्स टू प्रूव इट नॉट द पार्टी हु नेगेट्स, भाई जिसको जरूरत है ना वही साबित करेगा, देसी बात समझ लो इसकी। अब आ जाओ सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 कहता है कि सूट फॉर डैमेजेस, फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल द, भाई ऐसे फैक्ट्स ना जो सीपीसी पे लगते हैं, सिविल केसेज में लगते हैं, और सिविल केस में डैमेजेस कैलकुलेट करने में कोर्ट की मदद करते हैं, ऐसे फैक्ट्स को क्या कहा जाता है, रिलीवेंट माना जाता है, रिलीवेंसी में आ जाएंगे। ठीक है, इसको सेक्शन 73 के साथ पढ़ के देखना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13 कहता है कि राइट और कस्टम जहाँ क्वेश्चन में हो, जहाँ पे आपका राइट और क्वेश्चन हो कस्टम में, इसको रीड विद कर लेना विद सेक्शन 48, 32 का क्लोज 4 और 32 का क्लोज 7। राइट और कस्टम हमने हिंदू लॉ में भी पढ़ा था, इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कस्टम में कस्टमर यूसेज डेफिनेशन में है हिंदू लॉ की। ठीक है, ये या तो किसी ट्रांजैक्शन से शो होते हैं या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर कोई राइट और कस्टम चला रहा है तो वो रिलीवेंट हो जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन 14 पे। जो फैक्ट्स किसी स्टेट ऑफ माइंड को, स्टेट ऑफ बॉडी को या बॉडीली फीलिंग्स को दिखाते हैं वो रिलीवेंट हो जाएंगे, ऐसे कोई भी फैक्ट्स। इसके इलुस्ट्रेशन में बता देता हूँ आपको, एफ, एच एंड ओ, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पहले पूछे जा चुके हैं, सारे इलुस्ट्रेशन देख लीजिएगा। देखिए डिटेल इस पर हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन सब पे ऑलरेडी हम डिटेल में क्लासेस बना चुके हैं। सेक्शन 15, फैक्ट्स बियरिंग ऑन द क्वेश्चन वेदर, भाई एक्ट एक्सीडेंटल था कि इंटेंशनल था। इंसिडेंटल नहीं, इंटेंशनल बोल जाते हैं एक्सीडेंटल के साथ धोखे में। जब कोई क्वेश्चन होता है कि एक्ट एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल है और डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। देखिए जब हम आईपीसी जब पढ़ रहे थे तो हमने इंटेंशन और मोटिव में बड़ा डिफरेंस बात की थी हमने। तो कोई डिज़ायर से स्टार्ट होती हैं ये चीज़ें। अगर कोई आपकी इमीडिएट डिज़ायर है, ठीक है, वो आपको इंटेंशन में ले जाती है। मोटिव आपका एम होता है, वो मीडिएट डिज़ायर है जो आप करना चाहते हो। ठीक है, मुझे किसी को मारना है, ये मेरा एम है, लेकिन अभी मारना है ये मेरी इंटेंशन है। समझ रहे, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। सेक्शन 16 कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करता है कि कोर्स ऑफ बिजनेस कब रिलीवेंट होते हैं। कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है भाई, क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच, एक लेटर डिस्पैच कर दिया गया। भाई ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, कि अगर आपने लेटर एक बार भाई पोस्ट ऑफिस के डब्बे में डाल दिया तो वो अपने आप पहुंचेगा वहाँ पे। इट इज़ ए जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस। कहीं पे जाते हैं, जो पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, उसकी डेली एंट्री होती है, इट इज़ ए कोर्स ऑफ बिजनेस। कहीं पे इन आउट की एंट्री होती है किसी ऑफिस में, इट इज जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये सब क्या है, ये कोर्स ऑफ बिजनेस है आपके, ये भी रिलेवेंट होते हैं। अब आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एडमिशन पे। देखिए एडमिशन जो है वो आपका 17 से 23 और 31 तक जाता है, और 24 से 30 कन्फेशन की बात करता है। ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। एडमिशन की डेफिनेशन देख लीजिएगा, जॉन स्टीफन ने ये एडमिशन की डेफिनेशन दी थी, ये मेंस में काम आती है, वैसे प्री में नहीं। सेक्शन 17 कहता है कि एडमिशन क्या एक स्टेटमेंट है जो ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी कि एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो ओरल हो सकती है, किसी डॉक्यूमेंट में हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, और एक इन्फरेंस सजेस्ट करती है कि कोई भी फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पे हुआ है। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि हु कैन डू दी एडमिशन, और एडमिशन होता क्या है। देखिए एडमिशन तो हो गया भाई कहीं चीज़, किसी चीज़ को एडमिट कर लेना, लेकिन वो कन्फेशन होता है, ये सिर्फ स्वीकृति है, संस्वीकृति नहीं है। एडमिशन दो तरह के होते हैं, एक जुडिशियल होता है, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है। जुडिशियल जो आपको, जिसको आप फॉर्मल भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एडमिशन्स को जुडिशियल एडमिशन को फॉर्मल एडमिशन कहते हैं कि नहीं कहते, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो फॉर्मल एडमिशन होता है, ये इनफॉर्मल होते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस को थोड़ा जान लीजिए।
जुडिशियल फॉर्मल होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल इनफॉर्मल होते हैं। ये पार्टी के द्वारा किए जाते हैं इन द प्रोसीडिंग ऑफ केस, यानी कि कोर्ट में किए जाते हैं। ये नॉट अपियरिंग ऑन द रिकॉर्ड ऑफ केस, ये कहीं भी किसी के सामने भी आपने बोल दिया। दे आर फुल्ली बाइंडिंग, दे आर पार्शियली बाइंडिंग। ये अंडर सेक्शन 58 फैक्ट्स, जो भी कोर्ट में अगर आपने जो फैक्ट एडमिट कर लिए, दे नीड नॉट टू प्रूव। ठीक है, 56, 57, 58, 56 और 57 कहते हैं कि जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स नीड नॉट टू प्रूव, एंड 58 कहता है एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू प्रूव। अबे किसी डॉक्टर को अगर आपने कोई कन्फेशन एडमिशन कर दे दिया है तो दैट एडमिशन विल बी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, और ये आपका अमीनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसका केस लॉ नोट कर लीजिए। अब देखिए सेक्शन 17, 18 और 19, 20 और 21, 22, 23, ये सारे के सारे एडमिशन से रिलेटेड बात करते हैं। अब साइलेंस भी क्या एडमिशन हो सकता है, तो इसके लिए मायो वर्सेस मायो का केस पढ़ना पड़ेगा आपको, जहां ये अपने बच्चे का क्या करना चाहती थी, बर्थ रजिस्टर करना चाहती थी, और अपने उसके फादर की डिटेल भरने से और प्रोफेशन भरने से इसने मना कर दिया। कोर्ट ने इससे पूछा कि भैया तो ये जानती नहीं, ठीक है, यानी कि ये अगर साइलेंट है, उसने कोर्ट ने पूछा कि बताओ यार, वो बोली कुछ नहीं बताऊंगी, मैं चुप रहूंगी। चुप रही हो बिल्कुल, तो नहीं चुप रहोगे तो इसका मतलब यू आर सेइंग दैट इट इज इलेजिटिमेट। साइलेंस मे अमाउंट टू एडमिशन। मायो वर्सेस मायो ऑस्ट्रेलिया का केस है। अब हु कैन मेक एडमिशन, देखिए सेक्शन 18, 19 और 20 ये आपको बताते हैं कि एडमिशन कौन कर सकता है। 18 कहता है कि पार्टी कर सकती है, उसका एजेंट कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में शूटर कर सकता है, ऐसा पर्सन जिसका कोई इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, और ऐसा पर्सन जिससे वो इंटरेस्ट डिराइव किया जाता है। ये 5 चीज़ें आपकी सेक्शन 18 बात करता है। सेक्शन 19 कहता है जिसकी पोजीशन आपको प्रूव करनी पड़ जाए, यानी कि ए ने बी को कहा कि सी से मेरा किराया ले लेना, ए और सी के बीच में बाद में किराए को लेके सूट फाइल हो जाता है, तो बी भी तो बीच में था कहीं, तो बी की पोजीशन क्या करनी है, प्रूव करनी है। ऐसा पर्सन की जिसको एक्सप्रेसली रेफर्ड किया जाए, ए गया बी के पास कि यार ये घोड़ा दे दो मुझे, बताओ कैसा है, बोला यार जाके सी से पूछो, वही देख रेख करता है, एक्सप्रेसली रेफर कर दिया सी, तो सी का जो एडमिशन है वो यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएगा। दिस इज योर सेक्शन नंबर 20। अब क्या एडमिशन करने वाले के खिलाफ एडमिशन को प्रूव किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको सेक्शन 21 पे आना होगा कि प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम एंड बाई और ऑन देयर बिहाफ। बाई और ऑन देयर बिहाफ क्यों कहा गया, तो पार्टी खुद गया, उसका एजेंट भी तो करता है ना सिविल केसेस में, क्रिमिनल में नहीं होता ऐसा, तो उनके खिलाफ उसको यूज किया जा सकता है। कन्फेशनल FIR में भी जो एडमिशन होता है दैट इज अगेंस्ट सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यहीं पे उसको प्रूव किया जाता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है फर्म मलिक देशराज वर्सेस फर्म प्यारालाल 1946। इसको नोट कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। वेदर एन एडमिशन मेड बाय ए पार्टी कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट हिम विदाउट इट्स बीइंग पुट टू हिम इन द विटनेस बॉक्स। तो ये दोनों के दोनों केस इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। 22 कहता है कि ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलीवेंट। भाई अगर ओरल एडमिशन आ जाते हैं तो दे आर उसके कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में दे आर नॉट रिलीवेंट, नहीं देना। 22 मना कर रहा है जब तक पार्टी प्रपोजिंग प्रूव देम शो दैट इट इज इंटाइटल टू गिव सेकेंडरी एविडेंस, कि जब तक वो पार्टी शो नहीं करती कि हम तो जी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। कहाँ दे सकते हैं? 22 ये कहता है कि देखिए जब तक वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए ना, सेकेंडरी एविडेंस की बात हम कहाँ पे करते हैं, सेक्शन 63 जब आप पढ़ेंगे तो उसकी कंडीशन नंबर 5 पढ़ के देखिएगा। वो कहता है कि ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु इज हिमसेल्फ सीन इट, ओनली इन दैट कंडीशन यू कैन गिव एविडेंस इन ओरल। किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट का ओरल एडमिशन दे सकते, अदरवाइज नहीं दे सकते।
22A सेम बात करता है किसकी, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में सेम सेक्शन 22 वाली बात करता है कि ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर नॉट रिलीवेंट। देखिए इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि 20 और 22A जो है रिलीवेंसी की बात कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं रिलीवेंसी को कि ओरल एडमिशन किसी भी डॉक्यूमेंट कंटेंट का रिलीवेंट नहीं होगा जब तक कि या तो जेन्युइननेस उसकी प्रूव ना हो जाए या फिर सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए जब तक पार्टी ये ना साबित करे कि मैं ऑथराइज हूँ, मैं दे सकता हूँ। 63 के लिए जो कंडीशंस हैं सेकेंडरी एविडेंस देने की वो सेक्शन 65 बताता है। 63 तो बात करता है कि सेकेंडरी एविडेंस का मतलब क्या होता है, अब वो एविडेंस दिए कैसे जाएंगे ये 65 बताता है। 62 बताता है प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, कैसे दिए जाएंगे, 64 बात करता है। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैसे दिए जाएंगे इसके लिए 65A और 65B है। तो समझ गए आप 22 और 22A को। 23 ये कहता है कि सिविल केसेस में आपने प्लेंट में, आपने रिटन स्टेटमेंट में जिस बात को मान लिया वो आपने मान ली भाई। सिविल केसेस में नो एडमिशन इज रिलीवेंट इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन अंडर सर्कमस्टांसेज from which the court can infer that parties agreed together that evidence it should not be given। भाई पार्टी ने हम कह दिया कि 10,000 रुपये मैंने इसे ले रखे हैं तो देने की जरूरत कहाँ है, जरूरत नहीं है भाई, एविडेंस भी नहीं देना उसका। ऐसी चीज़ों पे लागू होता है। अब आ जाइए कन्फेशन पे। कन्फेशन भी एक एडमिशन ही है और कन्फेशन भी आपका दो तरह का होता है, ये भी आपका जुडिशियल होता है और एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है। इज अ कन्वर्सेशन टू हिमसेल्फ इज ऑल्सो टुवर्ड्स अ कन्फेशन। कोई आदमी बड़बड़ाता है, अपने आप से बात करता है, तो क्या वो भी कन्फेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यहाँ पे क्या है, एक लड़की का ससुर उसकी हत्या कर देता है और घर से निकल रहा था तो वो क्या कह रहा था, आई फिनिश्ड हर एंड नाउ आई एम फ्री फ्रॉम एनी डेली क्वाल्स। डेली झगड़ा होता था उनका, मतलब सब झगड़े से मुक्ति मिल गई, मैंने उसको मार दिया। और इस बात को कन्फेशन माना गया था, यानी कि कन्वर्सेशन टू हिमसेल्फ आल्सो लीड्स टुवर्ड्स ए कन्फेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सेक्शन 24 कहता है कि अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस में कोई कन्फेशन लिया गया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तो वो रिलीवेंट नहीं होगा। अब 28 इसका अपोजिट है कि जब ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हट जाता है तो वो सेक्शन 24 का कन्फेशन रिलीवेंट हो जाएगा। 25 कहता है कि पुलिस अफसर नॉट टू बी प्रूव्ड। कन्फेशन पुलिस वाले को किया आपने, भाई पुलिस वाले को तो जबरदस्ती पूछते हैं, लठ मार मार के पूछते हैं, नहीं, नो कन्फेशन मेड टू पुलिस अफसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट, नहीं मानता न्यायालय। 26 कहता है कन्फेशन बाय एक्यूज्ड, अभी अभी भाई जो हमारा इतना फेमस केस था बॉलीवुड का, ठीक है, नाम नहीं लेंगे, वीडियोज में नाम नहीं लेना चाहिए, समझ तो आप गए हैं। वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, भाई पुलिस कस्टडी में नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वहाँ मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट हैं तो वो उसके खिलाफ प्रूव किया जा सकता है, दैट कैन बी एडमिटेड। 164 में आता है जो मैजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करता है। 27 कहता है कि इतना पूछताछ की, उसका बाकी बातें तो आप 25 में नहीं मानोगे, लेकिन इसने बताया कि मैंने तलवार छिपा रखी है खेत में, हम वहाँ गए तो हमें तलवार मिल गई, तो मैंने तलवार खेत में छिपा रखी है, ये स्टेटमेंट रिलीवेंट हो जाएगी, जितनी प्रॉपर्टी रिसीव हुई उतनी हुई रिलीवेंट हो जाएगी। 29 कन्फेशन अदरवाइज रिलीवेंट नॉट टू बिकम इररिलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस और सीक्रेसी। भाई आपने बहुत ही अपने किसी परम मित्र से दोस्ती की और कहा कि यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी को मत बताना, मैंने उसका खून कर दिया है, मैंने मर्डर कर दिया है, लेकिन तुम्हें कसम है ये सीक्रेट रखना है। भाई प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी तो दिया था लेकिन उसने बता दिया, तो ये रिलीवेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में बताया है तो रिलीवेंट नहीं होगा, इट बिकम्स रिलीवेंट। सेक्शन 30 कंसिडरेशन, भाई को एक्यूज्ड का दिया गया जो कन्फेशन है वो रिलेवेंट हो जाता है। इसको 306 CRPC के साथ पढ़िए, आपका अकम्प्लिस इंडियन एविडेंस एक्ट में उसके साथ पढ़िए।
तो जब भी एक से ज़्यादा व्यक्ति, कभी भी मोर देन वन पर्सन आर बीइंग ट्रायल ज्वाइंटली, सेक्शन 31 CRPC देखिए तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए। सेम ऑफेंस के लिए कन्फेशन मेड बाय, देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि ज़्यादा व्यक्ति हैं सेम ऑफेंस के लिए ज्वाइंटली ट्रायल्ड हो रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कन्फेशन अगर कर देता है दूसरा तो कोर्ट उसको कंसिडरेशन में लेगा एंड दैट कैन बी प्रूव। अब आता है 31 क्रिएट्स स्टॉपेल। ये कहता है कि एडमिशन कॉन्क्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपेल अंडर द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेन। भाई अगर एक बार आपने बात कह दी तो फिर आप मुड़ नहीं सकते अपनी बात से, स्टॉपेल लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आज तक आपने एडमिशन और कन्फेशन तक सारा देख लिया है। तो एडमिशन और कन्फेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था। इस पार्ट 1 में हमने सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 31 तक कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में हम लोग सेक्शन 32 से लेकर के सेक्शन 60 तक कवर कर लेंगे, क्योंकि पार्ट 3 एक बनेगा स्पेशली आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे 61 से 90A तक, जिसके साथ साथ हम कवर करेंगे एम्बिग्यूटी वाला पोर्शन भी, जिसमें कि 91 to 100। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट बचेगा वो पूरा पार्ट 4 में कवर होगा। तो आज पार्ट 1 में इतना ही बातें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो कर दिया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये एविडेंस एक्ट का रिवीजन कैसा लगा। जल्दी आपको इसके बाकी पार्ट्स भी मिल जाएंगे और विद इन दिस मंथ हम सभी मैक्सिमम मेजर लॉ को रिवाइज कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एविडेंस एक्ट के बाकी सेक्शंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।